एक मेरी अंदर से आत्मा से निकली हुई आवाज़ है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं आवाज़ निकालूंगा तो जहाँ वो फंसा हुआ है वहाँ से ज़रूर बाहर निकल के एक बार तो झाँकेगा ज़रूर, वो वहाँ से निकलेगा ज़रूर, ये मेरा विश्वास है। बिकॉज चल बेटे तगड़ा हज़ारों आदमियों पे यूज़ हुआ है, हज़ारों आदमी, वो अपना उनका एक्सपीरियंस भी बताएगा कि इसका असर क्या है। गुरुजी हमेशा ही जैसे बोलते हैं, जब उनको जोश दिलाना होता है या वो उनका कॉन्फिडेंस भी होता है कि चल बेटे तू तगड़ा है, तो वो जो आवाज़ है ना, वो तू तगड़ा है, वो इतना कॉन्फिडेंस डाल देती है कि वो जो लिफ्ट हमें लगता कई बार नहीं उठेगा, वो भी एकदम से फट से ऊपर आती है। तो ये साइकोलॉजिकल भी है और गुरु का ट्रस्ट भी है, क्योंकि उनको पता है आप तगड़े हैं तो आप तगड़े ही हैं। फिर गुरुजी का वो एक वर्ड ऐसा है कि भाई मैं क्या, जितने भी स्टूडेंट हैं जो नहीं भी कर सकते ना, वो भी चीज़ उसमें कर जाते हैं। अपना आदमी का कहते हैं कि 100% होता है, उसमें आदमी अपना 101% तक लगा देता है। उस आवाज़ में इतनी पावर है। ये वे बैक मैंने जब जिम खोला 1990 में, तो मैं अभी कोचिंग स्किल्स मेरी पूरी बाहर नहीं आई थी। आई वॉज ऑल्सो इन ट्रेनिंग कोच की, मतलब जिम खोल लिया पर मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जिम चला लूँगा। तो मैंने कहा बच्चे तैयार करते हैं। सो उस टाइम वेट लिफ्टिंग के लिए तो बच्चे नहीं थे, मेरे पास वेट लिफ्टिंग का ही सेट था। मैंने बच्चे तैयार करके पंजाबी बाग में, दिल्ली स्टेट था, और वहाँ हर साल वहीं होता था पावर लिफ्टिंग का। तो मैं भी बच्चे लेके जाता था, दयाचंद, ये छोटे सारे बच्चे, अक्षय दत्त था, ये अन्नू धवन, ये सब लड़के नए नए बच्चे थे। उसमें 2 भाई भी थे, 8वीं और 9वीं में 2 भाई थे, दोनों हरकिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। तो दे यूज्ड टू कम टू मी, और बच्चे थे वहाँ, लोग हंसने लगे, यार बच्चों को ले आते हो, ये है कहाँ 200 किलो उठा रहे हैं, तुम्हारा लड़का 120-30 किलो उठा रहा है। तो मुझे ये था यार मैं इन्हीं को ही एक दिन बना लूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन तो रखूँ ना, बच्चों को तो ले जाऊँ। तो उस बच्चे की लिफ्ट आई, तो जैसे मैं ऐसे आवाज़ लगाई, चल बेटे तगड़ा है तगड़ा है, तो उसने जो अपना स्टार्ट था, पहला स्टार्ट बहुत अच्छा किया, सेकंड भी अच्छा किया, थर्ड में मुझे किसी ने बुला लिया गेट के बाहर। और जब तक मैं भाग के आता कि उसकी लिफ्ट आई है, तो लिफ्ट फेंक चुका था। छोटा बच्चा था तो रोने लग गया। मैं कहा तू काका चुकिया क्यों नहीं, पंजाबी में मैंने बोला, उठ के उठाया क्यों नहीं? कह रहा गुरुजी आपने बोला ही नहीं। तो मैं कहा यार मेरे बोलने में इतना दम है, चल बेटे तगड़े में इतना दम है। मुझे फर्स्ट टाइम में ये रियलाइज हुआ। तो तब, और इसमें मुझे ये नहीं था कि मैं, ये मेरे अंदर से ही आती है आवाज। 2017 जैसे मुकेश को ओलंपिया में ले गए, तो वो और मैं ही थे, और पहले लोग हमसे बात ही ना करें, इंडियन भी आए वहाँ, हमारे से बात ही ना करें, कोई हमारे से फोटो भी ना खिंचवाए। अब मैं और वो हम लगे हुए, अब मैं ही शोर मचाने वाला, क्योंकि वो हिंदी में मैं ही शोर मचा रहा हूँ, बाकी सब अंग्रेज हैं, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ चल बेटे चल। वो लगा रहा, लिफ्टिंग करता रहा। फिर हम इंग्लैंड में गए। उसका फर्स्ट पुल ना थोड़ा स्लो है, वीक नहीं है, स्लो है, लेकिन अगर वो जमीन छोड़ देता है ना, जब वेट जमीन से हिला लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। और मेरा ये कॉन्फिडेंस था, तो वहाँ उसने मैक्सिमम लिफ्ट लगाया था। तो मैंने बोला चल अब नहीं छोड़ेगा। मुझे पता ही था कि ये अब नहीं छोड़ेगा। और उसको भी पता था कि मेरे उस्ताद ने बोल दिया मैं नहीं छोड़ना। बिकॉज ये जो पुराने बच्चे हैं, सुरिंदर, दिनेश, मुकेश, सुजीत, और ये गुड़गांव वाले बच्चे थे, सुरिंदर वगैरह, और ये भी, अभी तुम भी, रितेश भी है, राजा भी है, ये भी है। ये तो चल बेटे तगड़ा अब सामने आया ना, उनके नज़रों में ये बहुत पहले ही था। उनका बिलीव है कि मैं बोलता हूँ तगड़ा है तो वो सोचते हैं तगड़ा है, मैं बोलता हूँ तगड़ा तो तगड़ा। कई बार मजाक भी उड़ा इस बात का कि दूर से धवन आवाज़ लगाता है यार अपने लड़कों के लिए कैसे। शुरू में मेरा मजाक उड़ा, लेकिन मुझे पता था कि ये मजाक ही मुझे एक दिन मेरे चैंपियंस को बना के ले जाएगा। मैं अभी भी बड़ा नहीं हूँ, मैं अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें नए बच्चों से सीखता हूँ।
उनके साथ बैठता हूँ, उनसे नई नई बातें सीखता हूँ, ताकि उसमें इस ज़माने में मैं रुक सकूँ, बिकॉज आई एम 66 नाउ, माई एज इज़ यू नो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ट्राई करता हूँ कि ये बच्चा क्या नया लाया, ये क्या नया लाया, ये क्या नया लाया। मैं तरीके से, अपने तरीके से मोल्ड, हालांकि मेरा स्टाइल पुराना है लेकिन मेडल बिल्कुल नए हैं। अभी देखा ओलंपिया में रितेश ले आया, हम इंग्लैंड गए थे, राजा, सुरेंद्र, ये सब। अब सुरेंद्र देखो 49 में जा रहा है, फिर भी लगा हुआ है। अब सुरेंद्र के लिए मैंने, उसने जर्मनी में बेस्ट लिफ्टर बना सुरेंद्र, उसने 3 सारी कैटेगरी भर दी, 18-19 लिफ्ट कर ली, लास्ट लिफ्ट थी उसका, वर्ल्ड उसका रिकॉर्ड बनना था। मैंने कहा चल 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 चल, उसने वो आवाज़ को लेके, वो वीडियो भी है हमारे पास अभी। चल सुरेंद्र, चल 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 बेटे, ले गया बेटे, गुड बॉय ये। वो बंदा वो लिफ्ट भी कर, मैं और मुकेश हैरान हो गए कि पूरा दिन इसने लिफ्टिंग की है और आखिरी लिफ्ट सबसे हैवी की। सर की बात में ही ऐसे लगता है जैसे कोई एक पंप लग गया हो, एक इंजेक्शन लग गया हो बॉडी को, जिससे एक बंदा ना ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है। एक एक्स्ट्रा एनर्जी, जिससे लगता है कि उसी टाइम कुछ हो जाता है एथलीट को कि नहीं, ये वर्ड्स उसके बॉडी के लिए ऐसे एड्रेनलिन रश पैदा कर देते हैं कि उसको लगता है कि आई हैव टू डू इट। ना करना तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक बूस्टर इंजेक्शन है जो मेरे को लगता है किसी भी एथलीट के लिए बड़ा ज़रूरी है, और गुरुजी के मुंह से निकला हुआ तो इट इज़ समथिंग जो एक एथलीट को इतनी पावर दे देता है, इतना नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, एक ऐसा उसको मोटिवेट कर देता है कि उसको, उसके अंदर ये नहीं रह जाता कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये उसके अंदर होता है ये मेरे को करना ही है। 68-70 में बिजली के खंभे लगते थे, तो जब वो एक खंभा लगाते थे तो धक्का लगाते थे, चल बेटे हाइशा। तो मैं बैठ के देखता था यार, मैं 1-2 बार हंसा, मैंने मम्मी को बोला, मम्मा कैसे चल बेटे, देखो गाना गा रहे हैं, चल बेटे, तो मतलब ऐसे हाइशा दम लगा के हाइशा ऐसे बोलते थे, तो पूरे खंबे को खींच देते थे। अपने जो भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ वो मैं हमेशा रूटीन में करता हूँ, सिर्फ सर की वजह से, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि चल बेटे तगड़ा है, उनकी एक अच्छी लगती है। दूसरा, मुझे ज़िंदगी के लड़ने का मादा मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा बोलते चल बेटे तू तगड़ा है, तो वो हमेशा मुझे फिर मोटिवेट करता है। मेरा सिंपल एक फंडा था कि जब भी काम करना है बच्चे के साथ लग के उसकी सेवा भाव से करना है। वो सेवा भाव में वो मेरे पैर छूते हैं, मेरे पे बोझ और बढ़ता है, वो पैर छूते हैं लेकिन खरीद के ले जाते हैं। मेरी फिलॉसफी भी वही थी, मेरी साइकोलॉजी भी ये थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैंने जो भी ट्राई किया चल बेटे तगड़े में तभी निकला, क्योंकि वो बंदा ने मुझे अपना लिया, मैंने उसको अपना लिया, उसके बाद सारी बात खत्म। बस यही मेरी साइकोलॉजी है ट्रेनिंग की। बच्चे समझते हैं, जो भी चैंपियंस हैं मेरे, पुरानों ने ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि देखो आज के बच्चे कहते हैं हम एडवांस हैं, मैं कहता हूँ वो पहले एडवांस थे, उन्होंने मुझे बेहतर समझा, वो लोगों ने मुझे बेहतर समझा, और मेरी साइकोलॉजी को भी, मेरी फिलॉसफी को भी, कोचिंग की, कि ये बंदा चाहता क्या है, उसके अनुसार उन्होंने एक्ट किया। अब ये जो बच्चे थे मेरे, सुनील लोचब, राकेश यादव है, सुनील लोचब बनारस में फेडरेशन कप चैंपियन बना, सब उसके बारे में बोलते थे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, गलत प्रूफ किया लोगों को, उसने मेहनत करी मेरे साथ। मैंने कहा चल भाई उठ खड़ा हो जा, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम बन के दिखाएंगे। फिर ये फेडरेशन कप चैंपियन बना, फिर नेशनल में गया, इसने कई चैंपियनशिप जीती, इंटरवर्सिटी में भी जीती, महर्षि दयानंद में, और रोहतक से था ये। और फिर आनंद डांगी है, वो इंडिया में सिल्वर मेडल जीता, सुरेंद्र यादव वो मिस्टर इंडिया बना, राकेश यादव स्पेशली बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था। ये सब, सुरेंद्र गोगी ले लो, भूपेंद्र शर्मा ले लो, दोनों भाई, उसका यशवीर ब्रदर है, वो सब ये चैंपियन। जसवंत और उसका भाई श्याम सिंह, जब जसवंत बॉडी बिल्डिंग में आ गया, बड़ा भाई, वो जूनियर इंडिया में और इंटरवर्सिटी में सिल्वर मेडल लिया, छोटा भाई एशिया में गोल्ड ले गया। श्याम मेरा ब्रदर था, वो एशिया में भी गोल्ड लिया और वर्ल्ड में भी ब्रॉन्ज लिया, और उसने अभी तक वही लगा हुआ है। वो 40 साल में उसने शुरू किया, लेकिन
मैं विजन देने में उनको कामयाब रहा कि तुम्हारा विजन, जब तक किसी खिलाड़ी का विजन क्लियर नहीं होगा वो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। चल बेटे तगड़ा, ये वो आवाज़ नहीं है, ये नेचुरल आवाज़ है। हो सकता है उनको इस आवाज़ में कुछ दिखता हो, पर मेरे मन से वैसे ही निकलती है। वो इसको कैसे लेते हैं ये उनकी हाई स्पिरिट से। 4 मैजिक वर्ड्स हैं जो सर यूज़ करते हैं। व्हेन द चिप्स आर डाउन, सर से हमने एक ही चीज़ सीखी है, दैट इज़ द टाइम व्हेन अ रियल फाइटर एक्चुअली कम्स टू द फोर। और ये जो 4 वर्ड्स होते हैं सर ने बोल दिया, वो इतना जोश भर देते हैं हर प्लेयर में। मैं एक प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा है, इवन जिंदगी जीने का एक जो नज़रिया है सर का, वो इतना ज़बरदस्त जोश भर देता है। ये 4 वर्ड्स हर उनका जो शिष्य है वो सुनने के लिए तरसता है, क्योंकि जहाँ सर ने बोला ये चल बेटे तगड़ा हो, और एवरीबडी गेट्स अप एंड फाइट्स। So that is the spirit behind these 4 golden words which sir uses. गुरुजी की ये जो लाइन है ना, चल बेटे तगड़ा है, ये गुरुजी के एक ऐसे गोल्डन वर्ड्स हैं जिससे अब हम लोगों ने, जितने भी हम लोग चैंपियन गुरुजी के यहाँ बने, सब लोगों ने जितने भी अचीवमेंट्स किए वो सब इन्हीं वर्ड्स के सहारे एक तरीके से हम लोगों ने किए। चल बेटा तगड़ा एक ऐसा वर्ड है जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। मुझे फील होता है कि मैं कहीं पे वीक हो रहा हूँ तो गुरुजी के शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं और मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और एक स्टेप और आगे निकल जाता हूँ। जब ये पूना में ओवरऑल बनना था मुकेश, तो उसकी मेरी एक फ़ोटो भी बड़ी वायरल हुई थी। तो मैं उसको पास बुलाया वार्म अप से पहले, स्टेज में जाने से पहले। मैंने कहा देख ये जो बॉडी बिल्डर है ना, ये मुझे लग रहा है, और मैं और वो डिस्कस कर रहे हैं। उसको मैं बता रहा था कि तू आगे पोज करेगा ना, क्योंकि मुकेश ना थोड़ा साइलेंट एंड शाई। तो मैंने कहा तू अगर आगे आएगा ना, तो जबकि हमारे को पीछे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि अभी और तैयारी कराओ धवन साहब। पहले दिन वार्म अप टाइम में मुकेश को पता है, सुरेंद्र भी था, सब थे, दूसरा सुरेंद्र भी था। मुझे वहीं से चैलेंज हो गया। मैं कहा अच्छा ओके, आई विल सी यू। अगर मैं अगले साल अभी और तैयारी करानी है तो ठीक है। मैं जाके छठी लाइन में बैठ गया, ये उतरा, सारे बच्चे उतरे, हमारे 3-4 बच्चे फर्स्ट आए। वीरेंद्र मल्लन था, सुरेंद्र भी था, और जितेंद्र वगैरह थे, सब ने मेडल लाए। अब जब इसकी बारी आई ओवरऑल में, मैं छठी लाइन में बैठा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं रेफरी तो हुई नहीं, आई एम नॉट अ गुड रेफरी, आई एम जस्ट अ कोच। पता लगा जी ये ओवरऑल चैंपियन बन गया। बिकॉज जब मैं आवाज़ लगाता था ना बॉडी बिल्डर को भी अपने, उसके इतनी अब बॉडी बिल्डिंग में ऑडिटोरियम में कितनी भीड़ होती है, लेकिन उसकी निगाह, मैंने उसको समझाया हुआ था कि जजेस को, तू पब्लिक को मत देखियो, मुझे सुनियो जो मैं बोल रहा हूँ। ये बच्चों की इसलिए इतने बड़े चैंपियन बनने का कारण था कि इतनी भीड़ में भी आवाज़ लगाता था ना, चल 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 चल, मुझे थाइज आगे ला, ये ला। वो उस टाइम उनके कान में, अब ये बेवकूफ़ी होगी कि हज़ारों आदमी में वो मुझे ही सुन रहा है, लेकिन ये है, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो ना, तो आप अपने कोच की आवाज़ को सुनते ही सुनते हो। आप गले में उन बातों को माला, मन का होता है ना, जैसे गले में माला डाल लेते हो उस चीज़ की कि मेरे गुरु ने ये बोला। उस टाइम आप, इन लोगों की ये बात थी पुराने लड़कों की, ये उस टाइम तब करते थे। जो बॉडी है ना, वो एक हमारी नौकर है और छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो शरीर के अंदर लगा हुआ है। उस दिखने में बहुत बड़ा है। सब मेरे बॉडी बिल्डर ऐसे दिखते हैं, उनको लोग देखते हैं भैया फ़ोटो खिंचवानी है बाइसेप। मैं कहता हूँ ये बाइसेप इससे नहीं है, इट्स बाय माइंड। इसको बनाने वाला कौन है वो देखो। वो जो मैं बार बार हर बार मेरा लेक्चर भी चलता रहता है, ट्रेनिंग भी, लेक्चर भी, ट्रेनिंग भी। गुरुजी के साथ ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों चलती रहती है और रियलाइज़ नहीं होगा आपको कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग साथ हो रही है। आप एंट्री करोगे ना, पहले तो जो वो साइलेंस होता है एक अलग सा, आप बोलोगे ये आप या मंदिर या गुरुद्वारे में एंट्री कर लिया आपने, और फिर जैसे वहाँ पे भजन चल रहे होते हैं, यहाँ पे डंबल प्लेटों की आवाज़ें चल रही होती हैं, सेम वाइब, और मतलब नहीं होता, मतलब जिस टाइम ट्रेनिंग चल रही हो कोई बंदा आपस में बात कर ले एक दूसरे से, सब ट्रेनिंग पे फोकस है। सर के जिम में एक ही टाइम पे इंटरनेशनल प्लेयर भी तैयारी कर रहा है, उसी टाइम पे नेशनल लेवल का भी प्लेयर है, उसी टाइम पे स्टेट लेवल का भी प्लेयर है, उसी टाइम पे वो भी है जिम कर रहा जिसको फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं घुसना पर अपनी फिटनेस के लिए वो तैयारी कर रहा है। और जब ये बोलते हैं ना चल बेटे तगड़ा है, उस टाइम आप ना माहौल फील करना, सब में एक वाइब आ जाती है यार कि करना है करना है करना है। रितेश ने बोला वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है, वहाँ एक ओलंपियन भी वर्जिश कर रहा है जो ओलंपिया में गोल्ड मेडल लाया है, वहाँ पे एक मिस्टर इंडिया भी कर रहा है। अब मैं यही है वो वाली बात
अब सत्संग क्या होता है? सत्संग में वो वाली बात होनी चाहिए भी जितने आदमी सत्संग में बैठे हैं ना, वो उनके दिमाग में वो घुसेगी ये मेरे लिए है, ये शिक्षा मेरे लिए है। सत्संग की बात यही है। मैं वही बात पे ज़्यादा कंसंट्रेट, और ऐसा नहीं है कि मेरे उस्ताद पुराने ज़माने के थे, बहुत सख्त भी थे, आज वो मेरे लिए फादर फिगर हैं, और मैंने कोई ज़्यादा डिप्लोमे भी नहीं किया है ना, या ऐसा, लेकिन ये मेरी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो मेरे स्टूडेंट ही है। मैंने शुरू से सोच लिया, क्योंकि मैंने देखा यार, मैंने कहा अगर इसको मैंने मेंटली जीत लिया ना, अगर ये मेरे इशारों पे चलना शुरू हो गया, इसको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इशारे पे कब चलता है आदमी? आपने बंदर को देखा है ना, वो मंकी और वो गली में आते हैं, डमरू बजाते हैं तो बंदर नाच रहा है। अरे बंदर तो इतना शरारती है, उसमें भी वो कंट्रोल करके उसको नचा रहा है मदारी। इसका मीद, इससे स्पिरिट लो आप कि आप आदमी को भी ऐसे नचा सकते हो अपने इशारों पे। वो वाला इशारे, वो वाले नहीं, चैंपियन बनने के लिए जब तक उसको आप मेंटली अपना नहीं बना लोगे, तब तक वो फिजिकली बाहर निकल के वो नहीं आएगा जो कोच चाहता है। उसने तो अभी तस्वीर कभी अपनी देखी होगी, शीशे में ऐसी तस्वीर बनाता होगा, आपको उसको रियल में बना के उसके अंदर खड़ा कर देना है। ये कोचिंग है। 97 में मैं सर से मिला था, तो 97 से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग मेरा शुरू करा है, और वो आज तक मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 97 से ये भी लकी रहा मैं कि एक ऐसे कोच मिले कि जिनके साथ जुड़ने के बाद मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं किसी और के पास करूं। ये जो आपने बात बोली बिल्कुल ऑपोजिट है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, अच्छा प्रोफेशनल ट्रांजैक्शनल सा एक रिलेशनशिप होता है। हाँ। लोग ऑनलाइन कोचेस हायर करते हैं, लोग डिफरेंट कोचेस हायर करते हैं जी। और बिल्कुल एक सर्विस है जो बेची जाती है और खरीदी जाती है। हाँ हाँ। ये जो कल्चर है मैंने खुद देखा है, मैंने सर से डंडे खाए हैं, आप सब कुछ आपको पता ही जी। वो एक चीज़ आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, वो तब भी रेयर थी, अब तो वो बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर हो गई। अब ना के बराबर है। सर के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। भूपेंद्र धवन सर के बारे में अमेजिंग पर्सनालिटी। यस नो ही मेड मी हु आई एम। एक चैंपियन को बनाने में बता रहा हूँ, एक चैंपियन को बनाने में, उसके दिमाग को सीधा करने में बहुत एफर्ट लगते हैं और कोई एफर्ट नहीं लगता। क्योंकि जब दोनों का मिलन हो जाए, गुरु और शिष्य का, और एक जैसी बीन बजाएं, फिर समझ लो हर बार में ही बाहर आ जाएगी, हर बाग में भी बाहर आएगी और हर बार में भी बाहर आएगी। तो जब एक जो गुरु जी जो बोलते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। जब हम लिफ्ट करते हैं तो हमारी लिफ्ट भी मतलब कि बड़ी उस टाइम है ना, ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आती है, तो वो भी बड़ी फास्ट जाती है। तो ये तो गुरु जी का एक चल बेटे तगड़े वाला ये जो वर्ड है ना, ये मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा में घूमता है। जब भी मुश्किल टाइम आया, मैंने सोचा ये चैलेंजिंग टाइम है और यही मुझे उभर के आना है। इसमें डिफिकल्ट टाइम जो होता है ना, डिमांड करता है आपके समन्वय और धैर्य की। उसकी डिमांड उस टाइम वही है, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम में भी आपने रश ऑफ ब्लड दिखाया, हो हल्ला कर दिया, ये कर दिया और एक दूसरे को गालियां दे दी। मैं डिफिकल्ट टाइम में काम हो जाता हूँ, क्योंकि गालियां तो मिलती ही हैं, आपको पता है फील्ड में सब क्रिटिसिज्म होता ही है। मैं उस टाइम पे काम होके और अपने मन को शांत करके फिर मैं सालों साल उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो जो डिफिकल्ट टाइम था उसको क्रॉस कर सकूँ। उसमें टाइम लगता है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे किसी ने 5 साल पहले बोला नकली कोच है, या 10 साल पहले बोला, वो प्रूव करते 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 अभी 36 साल हो। सो डिफिकल्ट टाइम में आपको प्रूव करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए समन्वय और धैर्य की जरूरत होती है, तो उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। यही मैंने किया और आज तक करता भी आ रहा हूँ, और क्रिटिसिज्म भी चलता ही जा रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर माई गुड फ्रेंड्स। मैं जो भी बच्चों का नाम भूल रहा हूँ या कुछ भी है, जिन्होंने भी मेरी आवाज़ को पहचाना, आज तक यहाँ तक पहुँचे, वेरी ग्रेटफुल टू यू बच्चों, बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरी लाइफ की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या अच्छी नहीं थी। ना मेरे पास क्लियर डायरेक्शन थी कि पढ़ाई में जाना है, क्योंकि घर वाले पढ़ाई की तरफ पुश कर रहे थे। इंक्लिनेशन मेरी स्पोर्ट्स की तरफ थी, और जब बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, मैंने तो बोल ही दिया था घर पे कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मुझे सर मिले थे, और मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स सर के पास गए थे बहुत परेशान हो गए, और सर से पूछा था कि सर ये क्या करेगा,
पढ़ाई करना नहीं चाह रहा हाँ। है, बॉडी बिल्डिंग का इसको शौक चढ़ गया है, तो आप बताइए क्या करें। सर ने बोला था बिल्कुल टेंशन मत लो, जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ। और जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, अच्छा हुआ, और कभी 2 बारी वापस सोचना नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल, मैंने जब रेलवे की जॉब छोड़ने का मेरा मन हुआ कि मैं जॉब के साथ मैं ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा था जी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो घर में सबने अपोज किया, नहीं सरकारी नौकरी है, क्योंकि ये बड़ा भाव होता है हमारे लोगों में सरकारी नौकरी मिलना। क्या करेगा, छोड़ के नहीं कामयाब होगा तो फिर क्या करेगा। बस सिर्फ गुरुजी थे जो मेरे साथ खड़े थे, नहीं बेटे तेरा जो मन है वो कर, तुझे लगता है कि तू ये जॉब छोड़ के अच्छा कर सकता है तो बिल्कुल क्विट कर, और तुझे लगता है कि जॉब के साथ साथ कर लेगा तो फिर तू कंटिन्यू कर सकता है। मगर जी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं जॉब छोड़ के पूरा टाइम गेम को देना चाहता हूँ। बोला फिर तू आज ही क्विट कर और आ जा। तो सिर्फ वो मेरे साथ खड़े थे, बाकी घर वालों ने उस टाइम बहुत अपोज किया। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा डिसीजन ये आपके लिए हाँ, उस टाइम? अगर नहीं कुछ बन पाते तो सारी उम्र यही सुनना पड़ता कि भाई वो गलत डिसीजन था। जी। अब कोई याद नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अचीवमेंट आई गए टाइम के साथ साथ। क्योंकि मेरे में ये शायद क्वालिटीज नहीं थी, आपने पूछा है, मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, पर कई अभी तो बहुत आगे जाना है, आपको भी मुझे भी ले जाना है आपको। बच्चों ने सोचा हम गुरुजी के कंधों पे हैं, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारे कंधों पे हूँ, आज तक मैं यही सोचता हूँ। और मुकेश वगैरह और पुराने बच्चों की बात क्या थी, जब भी मैं बोलता था, मैं किसी को बोलता था, मैं भाषण दे रहा हूँ किसी के लिए और वो अपना रहे हैं अपने ऊपर, ये उनकी क्वालिटी जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी। वो पहले ही इस बात को समझ के, उनका विजन देखो, पहले इस बात को समझ के अपने ऊपर ले लेते थे, तभी इतने बड़े चैंपियन ये सब बने। अभी देखो सुरेंद्र है, सुरेंद्र गोगी है, ये सब अभी तक लगे हुए हैं, भूपेंद्र है, विजय देखो, जितेंद्र यादव देखो, वीरेंद्र मल्लन देखो, ये सारे चैंपियन हुए हैं। अश्वनी देखो, राठी, ये सब बच्चे हरियाणा में भी, और राकेश यादव और राकेश ताऊ देखो, सुनील, ये नरेश मान, फिर वो सुनील मान है, वो हमने मॉडल तैयार किया और सुनील मान बन गया मिस्टर ग्रासिम, उसके बाद प्रतीक दीक्षित। अब किसी को ये नहीं पता कि हमने मॉडल्स भी कितने बनाए हैं, और वो फिल्मों में काम भी कर रहे हैं, आज अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब वो डॉक्टर सोम का बच्चा आया सागर, अभी वो देखो अजय देवगन जी के साथ आया, वो डॉक्टर सोम ने, आई फील वेरी प्राउड कि डॉक्टर सोम ने मुझे फ़ोन किया कि धवन साहब बहुत हेरा फेरी है, ये बच्चा आपके पास आएगा और वर्जिश करेगा और उस फेडरेशन से लड़ेगा। थैंक्स, डॉक्टर साहब जैसे बंदे ये बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, मतलब मुझे तब लगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, दैट मीन्स समथिंग फॉर मी, बिकॉज ये एक उस लाइन के मजे हुए चैंपियंस हैं जो मोहर लगा रहे हैं इस चीज़ पे। गुरुजी की आवाज़ आती है ना, ये तो सुन के ना ऐसा होता है कि मान लो कि 10 का डंबल उठा रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है 4 सेट और मारने, 3 सेट और मारने। जब तक आपके दिल और दिमाग से आपकी कोचिंग नहीं चल रही, तब तक वो पौधा जो है ना फल नहीं देगा। मुझे भी बहुत सीरियस, क्योंकि मैं जब कोचिंग मोड में आता हूँ तो मैं ये नहीं देखता ये मुझे गालियाँ देता है बाहर जाके या क्या है, क्योंकि व्हेन शिक्षा की बात है तो वो सप्लाई लाइन बिल्कुल ठीक जानी चाहिए, क्योंकि वो मेरा धर्म है। जब माई फर्स्ट गॉड इज माई एजुकेशन इन हेल्थ, वो मैं उसको बिल्कुल ठीक दूंगा, चाहे उसने मेरे लिए कुछ भी गलत कर दिया हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चा ही है। लेकिन जब वो पूछता है, कई बार बोलते हैं गुरुजी इसने आपके लिए ये बोला, मैंने कहा नहीं, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, अगर मैं उसको गलत जवाब दे दूँ तो वो भटक जाएगा, वो उसकी गलती थी। अभी मैं इसी चल बेटे तगड़ा पे बोल रहा हूँ, टैरी का कोच आया मेरे बेटे का स्पेन से, वो उसको फिजिकल ट्रेनिंग करा था, अर्जेंटीना से था, वैसे स्पेनिश था, तो स्पेन में ही कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। वो जिम में आ गया, पुराने जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, पुराना जिम था, ये 10-12 साल पहले, लगे हुए हैं सब, डंबल की आवाज़ आ रही है, ठक ठक लोहे के लोहे, तो वो बैठा रहा, कोई बात नहीं करी, क्योंकि वो स्पेनिश ही बोलता था। रात को उसको लेके मैं घर आ गया, हमने खाने वाने पे टेबल सजाई, तो वो टैरी को, मेरे बेटे को स्पेनिश में बोलता है, यार एक बात तेरे फादर से करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने स्पेनिश में बोला, कह रहा यार अपने फादर को बोल के, मैं वहाँ जिम में बैठा था ना, तो मैंने एक एनर्जी
ऐसी महसूस की कि हर आदमी, कोई म्यूज़िक नहीं है, हर आदमी अपना काम कर रहा है और लगन से कर रहा है, और डंबल्स की आवाज़ आ रही है और तेरे फादर की आवाज़ आ रही है। कोई आदमी आपस में बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ अपने सोल का म्यूज़िक चल रहा था, आत्मा का म्यूज़िक। सांस, कह रहा मैं सांसों की आवाज़ सुन रहा था बच्चों की कि कैसे आ रहा है। कह रहे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जिस जिम में जाते हैं वहाँ म्यूज़िक भी है, एयर कंडीशन भी है। मतलब ऐसे जिम में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मेरे बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो यहाँ तक आए। अभी नई पौध है, गौतम है, ये छोटे बच्चे हैं। अगर मैं नहीं भी रहूँगा ना, जिस दिन चल बेटा तगड़े की आवाज़ आएगी, वो गहरी नींद से उठ के खड़ा हो जाएगा कि कहीं उस्ताद कहीं ना कहीं से बोल रहा है। ये ऐसी आवाज़ है उनके कानों में, उनके दिल में। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स, उनके दिल में बस गई है। बहुत सारे बच्चे ना आते हैं जिम में, सब वो भी डंबल मार रहा है, वो भी डंबल मार रहा है। अब इसमें हर बच्चे का विजन है, क्योंकि 2 पत्थर तोड़ने वाले लगे हुए थे। एक आदमी अपने ज्ञान की तलाश में था तो पहाड़ के ऊपर चला गया। उसने पत्थर वाले से पूछा, भाई क्या कर रहा है? तो पत्थर वाले ने बोला, दिख नहीं रहा, पहाड़ तोड़ रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उसको थोड़ा रफ लगा, दूसरे के पास गया, उसने बोला ये मेरी बात का जवाब नहीं है। दूसरे के पास गया, बोला यार क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। बोले क्यों? वो भी यही बोल रहे हैं, आप भी। बोले मैं इसलिए तोड़ रहा हूं कि मेरा तोड़ा हुआ पत्थर कभी किसी मंदिर की जाके शोभा बनेगा, उसके माथे पे लगेगा, या किसी ताजमहल पे, या किसी होटल में, किसी बड़ी इमारत पे लगेगा, मैं उसकी शोभा बढ़ाऊंगा। ये मेरा विजन है, इसलिए मैं अपने पत्थर को बड़े प्यार से तोड़ रहा हूं। दौड़ दोनों पत्थर ही रहे हैं, जिम में वर्जिश सभी कर रहे हैं, लेकिन विजन अलग अलग है। किसी ने सोचा मुझे ओलंपिया में जाना है, किसी ने सोचा मुझे नेशनल चैंपियन बनना है, किसी ने सोचा दिल्ली, कोई दिल्ली स्टेट बन के कॉलर खड़े करोगे, कोई नेशनल में उसका पेट भर गया, किसी का पेट अभी तक नहीं भरा। हमने जब भी चैलेंज आया, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो आप बहाना बना दो। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी बात, प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते हैं अपने जीवन में। मतलब राई को पहाड़ बना लेते हैं, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना लेते हैं, और फिर वो कहते हैं हम तो इसको पार ही नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा। हमने कोशिश की, मैंने, मेरी टीम ने, बच्चों ने, हमने पहाड़ का था, क्योंकि सब देखते थे मिस्टर इंडिया। पहले मैं भी देखता था, मेरा एक मिस्टर दिल्ली बन जाए, फिर मैं कहता था एक मिस्टर इंडिया बन जाए, उसमें दिनेश असवाल बना। फिर मैं कहता था एक इंटरनेशनल मेडल आ जाए, दिनेश असवाल बॉडी बिल्डिंग में लाया। फिर मैंने सोचा कि राई का पहाड़ नहीं, पहाड़ की राई बनानी है, और अभी तक चल रहे हैं। अभी बनी नहीं है, राई का पहाड़ नहीं बनाना है, पहाड़ को राई बनाना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डील कैसे करते हो, पेशेंस कितना है। क्योंकि जो पहाड़ देखता है आदमी कहता है कैसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा। यही मेरे जीवन में भी था, लेकिन मैंने तो सोचा कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लगता हूँ, एक एक दिन टूटेंगे। मेरे साथ टीम लगी, सारी टीम आती गई, तोड़ती गई, तो पहाड़ की राई बन गई। ये आपके ऊपर है कि राई का पहाड़ बनाना है या पहाड़ की राई बनानी है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर टारगेट्स। यू नो, व्हेन टारगेट्स इज हाई, स्पिरिट्स इज हाई। जब आपके दिमाग में टारगेट बसे हुए हैं, विजन है, जो मैंने बातें की हैं, विजन है तो करना है, तो बस फिर कोई भी पहाड़ हो, सब टूटेंगे और वो राई बनेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि एज अ ट्रेनिंग हम कोई वेट पे रुक जाते हैं बार बार, तो बस वो लिफ्ट ना भी लगनी हो तो सर की आवाज़ ही उठा देती है, वो लिफ्ट जोश भर देती है पूरा अंदर अपने। हमारा टारगेट उनको देते हैं ना कि सर ये करना है मैंने, तो वो तो हमारी तो ख़त्म, सर के दिमाग में बस वही 24 घंटे वही चलता रहता है जब तक वो काम ना हो। और गिनती के शायद अगर एक बात है सर को वो खटक गई तो 100 फ़ोन आ जाएंगे एक बार कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, कोई इतना पैशनेट नहीं होता। मैंने पहला बंदा ही देखा है जो हर वक्त एक ही जोन है, सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, काम करना है, यही करना है, यही करना है, बस। हमें गुरुजी ने सडन, मतलब एक होता है ना उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है, कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी ट्रेनिंग किस वक्त किस तरह को जा रही है। जैसे हम पावर लिफ्टिंग करते पड़े थे, हमने 280, मैंने 277 तक दैट मारी है, इसने 270 तक मारी है, बट सडन हमारा ऐसे स्विचअप किया कि हमें बॉडी बिल्डिंग में कन्वर्ट करा दिया हमारी सारी ट्रेनिंग को। तो वो गुरुजी का आर्ट है, उनका ट्रेनिंग कराने का प्रोसेस है।
हर बार जब भी मेरे को ड्यूरिंग ट्रेनिंग या स्टेज पे गुरुजी की प्रेजेंस है, उनके जो वर्ड्स है ये, चल बेटे तगड़ा है, तू कर लेगा, शेर है तू, रुकना नहीं है तेरे को, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेरे मेंटल बैरियर को ब्रेक ज़रूर करा है इन्होंने। तो वो जो एक मेंटल बैरियर तोड़ने की चीज़ होती है, एक मतलब बैरियर को ब्लास्ट आउट कर दे, वैसा वर्ड है चल बेटे तगड़ा। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ये बोला है और आज भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं ना, उनको मैं बीच में टोकता भी हूँ, ये उनको पसंद नहीं आता, जैसे कुछ भी करना हो मैं बोलता हूँ मेरी ट्रेनिंग हो रहा है। बड़े बड़े जो सीनियर बच्चे हैं ना, वो समझते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। आई मीन टू से, जो वेपन मैंने छोड़ा है वो तुम्हारे को सूट करता है कि नहीं, मतलब आपको लग रहा है या नहीं। मेरे को मत देखो कि गुरुजी है, गुरुजी ने ये बोल दिया, वो तो तुम मेरा तो धर्म निभाते ही हो। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं दिल और दिमाग से पूरी लगन से आपके प्रमोशन के लिए बोल रहा हूं, और कैसे बिल्डिंग बनानी है वो उस पर ध्यान। सब बच्चे पूछते हैं, रितेश ने भी ओलंपिया में मेडल ले लिया, सुरेंद्र भी है ओलंपिया में क्वालिफाई कर गया, मुकेश भी। देखो, रेसलिंग का पहला मेडल 1952 में हेलसिंकी में केडी जादव जी ने जीता। उसके बाद कितने मेडल आए, लेकिन स्टेडियम किनके नाम का बना? केडी जादव जी के, क्योंकि उन्होंने इस प्रथा को शुरू किया। शुरुआत ओलंपिया की हम गए, वो मुकेश से हुई, उसके बाद मेडल रितेश लाया, सुरेंद्र ने क्वालिफाई किया। ये सब आगे प्रथा चलती जाएगी, लेकिन जो पहला मेडल है उसको हमेशा याद रखें। जब आप फेल हो जाते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे गुरुजी ने एक बार समझाया था, मेरी लाइफ में एक बार चैलेंज आ गया, बोले अब देख तेरे पास बहुत सारे लोग फोन करेंगे, बहुत सारे लोग तुझे कहेंगे, तू हमेशा काम करता रहियो, पीछे मत हटियो। अगर तू पीछे हट गया उनकी बातों से तो, और तेरे से सिंपैथी जताने भी आएंगे। Whenever challenge comes in your life, जब भी आपके चैलेंज हो तो उठ के खड़े हो जाओ। आप एक्सक्यूज करते हो क्योंकि 4 आदमी आ गए, उनको बताते हो वो क्या हो गया भाई, कैसे रह गया, कैसे फेल हो, यार मेरी पट्टी ढीली होगी मेरे। जब वार में जा रहे, व्हेन यू आर गोइंग इनटू वार, गोली चलेगी लगेगी, आपने नहीं चलाई तो वो आपको मार देगा। अब हम फेल हुए थे ओलंपिया में एक इवेंट में, मैं और मुकेश, तो हमने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया क्योंकि हमारा कसूर था, हमने उससे जाके बेटर किया अगले से। Why to blame others? Blame yourself. That's it. अपने आप को ब्लेम करोगे तो बेटर हो जाओगे, दूसरों को ब्लेम करोगे तो बहानेबाजी से बच तो सकते हो लेकिन चैंपियन नहीं बन सकते। चल बेटे तगड़ा नहीं बन सकते।